हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग में। तो माई सेल्फ रीनू गहलोत और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार या फिर उनकी वृद्धि कैसे करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर है 3rd। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखो, जैसे कि आप सभी को पता है लेक्चर नंबर है 3rd, चैप्टर नंबर है आपका 15। अब बात करते हैं चैप्टर की ओवरव्यू की। मैंने आपको बताया इस चैप्टर में हमें 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका क्या, खाद्य उत्पादन में उन्नति या फिर और दूसरा क्या है आपका पशु कृषि या फिर इसे आप बोल सकते हो पशुपालन। इसे आप पशुपालन भी बोल सकते हो। क्लियर। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग ये सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे पशुपालन या फिर आप बोलो एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत अच्छा लेक्चर है। देखो, पशुपालन जिसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पशुओं की देख रेख करते हैं। क्यों? क्योंकि पशुओं से हमें क्या मिलता है, पशुओं से कहीं ना कहीं हमें उत्पाद मिलता है, या फिर आप बोलो कि हम लोग जो होते हैं दूध, मांस, अंडा, ठीक है, दूध, मांस, अंडा, इन सब के लिए इनडायरेक्टली किस पे निर्भर है, पशुओं पर निर्भर है। तो अगर हम इन पशुओं की देख रेख करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इनका उत्पाद है, जैसे कि दूध है, दही है, मांस है, अंडा है, जिसपे हम निर्भर कर रहे हैं, वो उत्पाद भी अधिक होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ पशुपालन पढ़ रहे हैं हम, एनिमल हस्बेंड्री। इसमें हम पशुओं की देखरेख करेंगे। अब पशुओं की देखरेख हम इसलिए करेंगे, एनिमल्स की देखरेख रख रखाव इसलिए करेंगे ताकि उनसे जो उत्पाद मिल रहा है वो उत्पाद हमें अच्छा मिले। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पशुओं से या फिर एनिमल से हमें क्या मिलता है, मेजरली दूध मिलता है। ठीक है, या फिर आप बोलो अंडा मिलता है, या फिर मीट मिलता है, मांस मिलता है। ठीक है, तो इसके ये सुधार किए जाएंगे, या फिर आप बोलो मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखो क्या लिखा है, पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। मतलब पशुधन कौन हो गया, ऐसे जानवर जिनका आप रख रखाव कर रहे हो। ठीक है, देखो एक वर्ड है ये एनिमल। एनिमल मतलब होता है जानवर। हस्बेंड्री को रिलेट किया गया है किससे, हस्बैंड से। ठीक है, जब आप 12th क्लास में आओगे, अगर आप बायो लोगे तो वहां पर 9th नंबर का चैप्टर है, वहां पर आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि एनिमल मतलब तो हो गया पशु, हस्बेंड्री मतलब क्या होता है, इसको रिलेट किया गया है हस्बैंड से। जिस तरह से एक पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, जैसे कि उसका रख रखाव करता है, वो बीमार होती तो डॉक्टर को दिखाता है, उसे खाना खिलाता है, ठीक उसी प्रकार से भी पशुपालन में हम लोग क्या करते हैं, जानवरों की, एनिमल्स की देखभाल करते हैं। जिस तरह एक पति अपनी पत्नी की देखभाल करता है, ठीक उसी तरह से हम लोग जानवर की देखभाल करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये टर्म यूज की गई है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, हस्बेंड्री किससे रिलेट किया गया है, हस्बैंड से रिलेट किया गया है। ठीक है, तो पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कह रहे थे, मतलब पशुधन का रख रखाव करना। अब देखो इसके अंतर्गत बहुत से कार्य हैं। अब पशुपालन में बहुत से कार्य आते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, एक पति अपनी पत्नी के लिए क्या क्या कर सकता है, उसका ध्यान रख सकता है, वो बीमार हो तो उसको दवाई दिला सकता है। ठीक है, और सब कुछ कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ठीक ऐसे ही इसको कंपेयर करो कि अगर हमने कोई एनिमल पाला है तो उस एनिमल के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको खाना खिलाएंगे टाइम टू टाइम, अगर वो बीमार है तो टाइम टू टाइम दवाई दिलाएंगे, डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ठीक है, उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, उसकी साफ सफाई रखेंगे। क्लियर। तो यही है, पशुपालन के अंतर्गत बहुत से कार्य आते हैं, जैसे कि उसको भोजन देना, प्रजनन एवं रोगों का नियंत्रण रखना, मतलब हम ध्यान में तो रखेंगे ना कि वो बीमार ना हो जाए। क्लियर। फिर देखो जनसंख्या वृद्धि व रहन सहन के स्तर में वृद्धि होने के कारण अब क्या हो रहा है, हम खाद्य संसाधनों में सुधार क्यों कर रहे हैं, हम खाद्य संसाधनों में सुधार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ रही है। अब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि भोजन की मांग बढ़ रही है। उस भोजन की मांग को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, खाद्य संसाधनों में सुधार कर रहे हैं। तो देखो जैसे ही जनसंख्या वृद्धि व रहन सहन के तरीकों में वृद्धि के कारण अंडे, दूध, मांस की खपत बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो ज्यादा इसका यूज हो रहा है, ज्यादा डिमांड हो रही है इसकी। पशु के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां आ गई, इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने व उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं हम कैटल फार्मिंग की, या फिर आप बोलो इसको डेयरी फार्म की। इसको आप क्या बोल सकते हो, डेयरी फार्म की।
अब डेयरी फार्म में तो जनरली एक ही वर्ड आएगा कि हम जानवरों को किस लिए पालते हैं, दूध के लिए पालते हैं, सिर्फ और सिर्फ दूध के लिए। अगर डेयरी फार्म की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जानवरों को सिर्फ और सिर्फ दूध के लिए पालेंगे। बट अगर हमने कैटल फार्मिंग लिया तो इसके अंदर हम जानवरों को एक तो दूध के लिए पालेंगे, दूसरा किसके लिए, खेती के लिए भी पालेंगे। ठीक है, तो कैटल फार्मिंग की बात करते हैं, पशुपालन के दो उद्देश्य होते हैं, एक तो उनसे दूध प्राप्त करना, दूसरा उनका यूज कहाँ करना, खेती में करना। क्लियर है, तो पशुपालन के दो उद्देश्य है, पहला दूध देने वाले पशु जैसे गाय भैंस को पालना, दूसरा कृषि कार्य के लिए हल चलाना, सिंचाई करना, बोझा ढोना, ये होता है। फिर देखो भारत के अंदर अब पूछा जाता है कि देसी नस्ल कौन सी है अच्छी, भारत की देसी नस्ल कौन सी है, विदेशी नस्ल कौन सी है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जानवर वगैरह होते हैं, इनकी अलग अलग नस्ल होती है। अब आपने देखा डॉग्स देखे होंगे आपने, अलग अलग टाइप के डॉग्स होते हैं। ठीक है, कोई जर्मन शेफर होता है, कोई मतलब बहुत सारे डॉग्स होते हैं। अब ये अलग अलग क्या है, उनकी स्पीशीज है। ठीक है, तो देखो भारतीय पशु की दो मुख्य प्रजातियां, गाय के अंदर क्या होता है, बास इंडिकस, और भैंस में क्या है, बास बुबेलिस। ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। ठीक है, दूध देने वाली मादाओं को क्या कहते हैं, दुधारू पशु। ऐसी गाय या फिर ऐसी भैंस वगैरह जिसका यूज दूध देने के लिए किया जाता है उसे दुधारू पशु कहते हैं। ठीक है, फिर देखो जनरली क्या होता है, जनरली देखा जाता है कि अगर आपने गाय पाली है या फिर आपने भैंस पाली है तो आप उसको किस लिए पाल रहे हो, दूध के लिए पाल रही हो। अब ये दूध कम देती है, देखो अब क्या होता है, वो दूध देगी। अब ध्यान से सुनो, क्या होता है ना कि जो दूध का उत्पादन होता है वो एक निश्चित समय तक होता है, जिसकी मान लो गाय की बेबी हुआ। अब गाय का वो दूध गाय की बेबी के लिए होता है, बट हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, उस बेबी को तो थोड़ा बहुत पिलाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको खाना खिलाना सिखा देते हैं और फिर दूध हम लोग ही निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो दूध देने का टाइम पीरियड होता है ना गाय का, उस पर निर्भर करता है दूध का उत्पादन। अगर गाय का दूध देने का टाइम पीरियड ज्यादा होगा, मतलब मान लो वो 6 महीने तक दूध दे रही है तो दूध का उत्पादन अच्छा है, और अगर वो 2 महीने तक ही दूध दे रही है तो दूध का उत्पादन क्या है, कम है। तो अब बात कर रहे हैं कि इस उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। हमने गाय तो पाल ली, हमने भैंस भी पाल ली, हमने एक बहुत बड़ा डेयरी फार्म खोल लिया। अब हमें क्या करना है, दूध का उत्पादन बढ़ाना है कि हमारी गाय या फिर हमारी डेयरी फार्म में हमने जो भी पशु पाले हैं उनका दूध का उत्पादन अधिक हो। तो हम कैसे कराएंगे, 2 गाय लेंगे। एक गाय कौन सी है, जिसमें एक गाय है, ये एक गाय जिसमें क्या है, दूध उत्पादन क्या है, उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगाणु से लड़ने की क्षमता, तो रोग प्रतिरोधक कम है। वही दूसरी गाय क्या करेगी, दूसरी गाय का मान लो दूध उत्पादन तो क्या है, कम है, दूध उत्पादन कम है, परंतु इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। मतलब इसकी कोई भी बीमारी आसानी से नहीं लगती है। ये वाली गाय ये दूध तो अच्छा देती है परंतु उसको कोई भी रोग जल्दी से लग जाता है, और ये वाली गाय है जिसको क्या होता है कि दूध तो कम है परंतु प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, कोई भी रोग अधिक नहीं लगता है, आसानी से नहीं लगता है। क्षमता अधिक है, तो हम क्या कराएंगे, दोनों गायों की मेटिंग करा देंगे। ठीक है, इसका मतलब इसका क्या कराएंगे, संकरण करवाएंगे। फिर जो हमें इस गाय की संतति मिलेगी, फिर इस गाय की जो हमें क्या मिलेगी, संतति मिलेगी। उस संतति में कैसा गुण होगा, संतति होगी आपकी अच्छा दूध देने वाली, और उसमें क्या होगी, प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होगी। मतलब जो इसकी संतति मिलेगी दोनों गायों का, जब हम संकरण करवाते हैं इस वाली गाय का, इस वाली गाय का, तो जो आपको संतति मिलती है उसके अंदर आपको दोनों गुण मिलेंगे। मतलब उसमें क्या होगी, उत्पादन भी अधिक होगा, और प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होगी। ठीक है, तो बस यही है कि लंबे समय तक दूध का स्रावन करने वाली विदेशी नस्ल। अब कुछ गायें ऐसी होती है, उनकी कौन सी नस्ल है, विदेशी नस्ल है, जो क्या करती है, लंबे समय तक दूध का उत्पादन करती है, स्रावन करती है, जैसे जर्सी, ब्राउन,
चीज का चुनाव करते हैं। और देसी नस्ल दूध भले अच्छा नहीं देती है परंतु उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जैसे कि रेड सिंधी, साहिवाल, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन नस्लों का संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होती है जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण होते हैं। उस संतति में दोनों गुण मिलेंगे आपको, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले भी और दूध वाले भी। ठीक है, क्लियर। फिर देखो, अगर आपने डेयरी फार्म खोला है या फिर आपने बोला है कि आपने कैटल को पाला है, तो ऐसे बड़े बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं। ठीक है, जनरली क्या होते हैं आजकल तो इतने बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हो गए कि वहां पर सब काम मशीनों से होता है। ठीक है, देखो अगर कोई भी व्यक्ति डेयरी फार्म खोलता है तो उसे सबसे पहले क्या ध्यान रखना होता है, गाय का। ठीक है, उसको प्रॉपर डाइट दी जाती है, और उसको जो डाइट दी जाती है ना वो भी किसके अनुसार दी जाती है, डॉक्टर के अनुसार दी जाती है। क्यों? क्योंकि हम इनको क्यों पाल रहे हैं, इनसे हमें क्या चाहिए बेटा, इनसे हमें चाहिए दूध। तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसा दूध मिले जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो। अब वो दूध हमें कब मिलेगा, जब हम इसको प्रोटीन वाला खाना देंगे। तो इनका जो भोजन होता है वो भी डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ये जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया कैसा होना चाहिए, हवादार हो, गर्मियों में तो हवादार होना चाहिए, वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, और इनको घूमने के लिए जगह होनी चाहिए। साफ सफाई इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर। और अगर कोई थोड़ी सी बीमारी हो जाए तो उसके लिए, या फिर कोई भी अगर मान लो एक टाइम हमसे खाना नहीं खाती तो भी वहां पर डॉक्टर को चेक कराया जाता है इनको। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनको रखा जाता है, तब जाकर इनका अच्छा दूध मिलता है। क्लियर। ठीक है, देखो तो बात करते हैं, अगर हमें उत्पाद की मात्रा बढ़ानी है, तो हमें गाय को डेयरी फार्म में जो भी पशु पाला है हमें क्या देना होगा, उसको अच्छा भोजन देना होगा, डॉक्टर की सजेस्ट किए अनुसार भोजन देना होगा। ठीक है, और उसके बाद में साफ सफाई रखनी होगी, जिस एरिया जैसे मतलब जहां पर वो कंफर्टेबल हो वैसे उसको रखना चाहिए। क्लियर है, तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे कि उत्पादन की मात्रा को अधिक करने के लिए, उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं की स्वास्थ्य व स्वस्थ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के लिए शरीर की उचित सफाई व आवास की आवश्यकता है। उनकी भी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, उनको जहां पर रह रही है वहां पर भी साफ सफाई होनी चाहिए। पशुओं के झड़ते हुए बाल दूर हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास जो होता है छायादार होना चाहिए, रोशनदान होना चाहिए, ऐसे आवास जहां वर्षा, गर्मी, सर्दी से बचे जा सकते हो, और आवास पर फर्श डलवा होना चाहिए जिससे साफ व सूखा हो सके आसानी से। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, मतलब डेयरी फार्म में पशु को पाल रहे हैं, तो क्या लिखा है, दूध देने वाले पशु डेयरी पशु की आहार की आवश्यकता 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार का आहार चाहिए। देखो, अगर हमको उससे दूध चाहिए तो हमको उसको दूध वाला अच्छा ऐसा डाइट देना चाहिए जिससे क्या हो, उससे दूध अधिक मात्रा में बने, और ऐसा डाइट देना चाहिए जिससे क्या हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो। ठीक है, जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो वो अच्छा दूध देगी। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो वो दूध अच्छा कैसे देगी। तो भोजन है उसका 2 प्रकार की होती है, एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, और दूसरा प्रकार का आहार जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दूध श्रवण काल में होती है, और ये सब बताया जाता है डॉक्टर के अनुसार। ठीक है, फिर पशु का जो चारा होता है वो 2 प्रकार का होता है। अगर उसमें मोटा चारा दिया जा रहा है तो उसमें रेशे अधिक होते हैं, और सांद्र चारा दिया जा रहा है तो उसमें क्या होता है, रेशे कम होते हैं, प्रोटीन व अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। अगर आपने गाय को, पशु को किस लिए पाला है कि अगर आपको उससे दूध चाहिए तो आप उसको कैसा खाना देंगे, आप उसको ऐसा खाना देंगे जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो, ऐसा खाना देंगे जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो। देखो, पशु को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हो। ऐसे पोषक तत्व के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं और दूध का उत्पादन को बढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, देखो यहाँ पर आपका डेयरी फार्म खत्म होता है, इसमें हमने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, सिंपल सा डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। या तो मोस्टली सब लोगों के घर में पहले होते थे, या किसी घर में अभी भी है। ठीक है, जानवर वगैरह, गाय वगैरह, और अगर नहीं है तो आसपास में होते हैं। ठीक है, क्या होता है, गाय की देखभाल करनी है हमको। गाय को क्या करना है, अगर हमें गाय क्यों पालते हैं हम गाय को, क्योंकि गाय से हमको क्या चाहिए, दूध चाहिए। अब दूध क्यों चाहिए, दूध में प्रोटीन वगैरह होता है इसलिए। अब कुछ लोग तो क्या होते हैं, घर के यूज के लिए गाय पालते हैं कि हमें घर का दूध मिल जाए, हम खा लेंगे, ठीक है, बस बहुत है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, उसका ही व्यवसाय करते हैं कि उस दूध को बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं और अपनी जिंदगी चलाते हैं। तो वहां पर उनको क्या जरूरत होती है कि उन्होंने जिस गाय को पाला है उसका जो दूध मिल रहा है वो ज्यादा मिले, अच्छा प्रोटीन वाला मिले, तभी तो वो दूध हाई, मतलब जब वो दूध बिकेगा, ठीक है, तभी तो उसको लोग खरीदेंगे कि इस वाले जो दूध है इसका जो उसमें प्रोटीन ज्यादा है, ये वाला दूध अच्छा आता है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं सबको करने के लिए क्या किया जाता है, उसे अच्छी डाइट दी जाती है, उसका रहन सहन, उसकी साफ सफाई करी जाती है, आसपास का एरिया अच्छा किया जाता है। क्लियर है, ये सब किया जाता है। बताओ क्लियर है ये पॉइंट? तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, पशुपालन वाला पॉइंट डिस्कस किया। ठीक है, पशुओं को देखो, पशुओं को ऐसे बिल्कुल साफ सफाई से रखा जाता है, बिल्कुल। ठीक है, चले आगे। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका पोल्ट्री फार्म। क्या है, पोल्ट्री फार्म। ठीक है, कुक्कुट पालन क्या होता है, कुक्कुट पालन या फिर पोल्ट्री फार्म। जनरली इसमें ये सबने देख रखा होगा। ठीक है, हमारे हम लोग गांव वगैरह जाते हैं तो हमारे गांव के उधर भी बहुत सारे ऐसे पोल्ट्री फार्म वगैरह है, तो मैंने भी देखे हैं। ठीक है, आप सब लोगों ने भी देखे होंगे। अब ध्यान से सुनो, क्या होता है ना कि ये पोल्ट्री फार्म में इसमें किसको पाला है, मेनली मुर्गी को पाला है। अब मुर्गी से हमें क्या मिल सकता है, मुर्गी से हमें मिल सकता है एक तो अंडा, और अगर कुछ लोग क्या कर सकते हैं, मुर्गी को डायरेक्ट खा सकते हैं, तो उससे मिल सकता है हमें मांस या फिर मीट। ठीक है, तो मुर्गी का अगर हमें पालन करेंगे तो हम मुर्गी का पालन दो चीजों के लिए कर सकते हैं, या तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी अंडे को सेल करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, उसके मांस को सेल करेंगे, मुर्गी को ही बेच देंगे। ठीक है, अब जनरली जब आप अगर मुर्गी को अंडे के लिए पाल रहे हो कि आपको उसका अंडा सेल करना है, तो आप उसे क्या बोलोगे, लेयर बोलोगे। ठीक है, और अगर आपने मुर्गी का पालन किसके लिए किया है, मांस के लिए किया है, तो आप उसे क्या बोलोगे, बॉयलर बोलोगे। ठीक है, बॉयलर बोलोगे। इंपॉर्टेंट है, लेयर क्या होता है, बॉयलर क्या होता है। अगर आपने मुर्गी पालन किसके लिए किया है, मांस के लिए किया है, कि आपको उसका मांस, उसका मीट जो है सेल करना है, फिर पैसे कमाने हैं, तो उसे आप बोलोगे बॉयलर। और अगर आपने मुर्गी पालन इसलिए किया है कि आपको उसको अंडे को सेल करना है, तो आप उसे बोलोगे लेयर। अब मुर्गी पालन करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जब आप इतनी बड़ी संख्या में मुर्गियों का पालन करते हो, तो उनका जो एरिया होता है, ध्यान से सुनो, उनको ऐसे एरिया में रखना चाहिए जहां पर वेंटिलेटेड हो, वहां पर हवा वगैरह आसानी से आनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एरिया वेंटिलेटेड होना चाहिए, उनको हवा वगैरह सब आसानी से मिलना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि इनका जो स्पेस होता है ना रहने का, वो थोड़ा ऐसे, मतलब क्या होता है ना कि कुछ लोग देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि मुर्गियां आराम से रह रही है। ठीक है, बट क्या होता है ना, कुछ कुछ पोल्ट्री फार्म ऐसे होते हैं जहां पर स्पेस तो कम है, वहां पर मुर्गियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उनको क्या होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए रहने के लिए, अच्छी डाइट देनी चाहिए। अब यहाँ पर जब ये रह रहे हैं तो इसकी साफ सफाई भी इंपॉर्टेंट है। अगर जिस एरिया में इनको आपने पाला है उसके अंदर आपने साफ सफाई नहीं करी, तो कहीं ना कहीं उनमें डिजीज हो जाएगी। एक रोग आया था, बर्ड फ्लू रोग, उसके कारण क्या हुआ था, वो रोग इन्हीं में हुआ था। उसके कारण क्या हुआ था, लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर क्या कर दिया था, मुर्गी को या फिर अंडा खाना, मीट वगैरह खाना और अंडे खाने को छोड़ दिया था। क्यों, क्योंकि ये डिजीज क्या हो रही थी, ट्रांसमिट हो रही थी हमारे अंदर। क्लियर है, तो एक बहुत पहले रोग आया था बर्ड फ्लू नाम से रोग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर मुर्गी का पालन हमने अंडे के लिए प्राप्त किया है, अंडे प्राप्त करने के लिए किया है, या फिर उसके अंडे को बेचने के लिए किया है, तो हम लेयर्स बोलेंगे। अगर मांस के लिए किया है तो बॉयलर बोलेंगे। क्लियर, देखो, अंडे व कुक्कुट मांस से उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। देखो, अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। अब देखो, इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गियों वाली लेयर्स मुर्गी पालन किया जाता है, तथा मांस के लिए बॉयलर को पाला जाता है। ठीक है, ये अंडों के लिए पाला जाता है। फिर देखो, मुर्गी पालन निम्नलिखित गुणों में के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती है। नई किस्में बनाने के लिए देशी, एसिल व विदेशी किस्म लॉन्गहॉर्न नस्लों का संकलन किया जाता है। वही है कि नई किस्म बनाने के लिए एक देशी और एक विदेशी किस्म का संकलन कराया जाता है, एक नई किस्म बनाई जाती है। अब क्या होता है कि चूजों की संख्या व गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। छोटे कद के बॉयलर्स माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु किए जाते हैं। गर्मी अनुकूल उच्च ताप को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अब अगर हम नई किस्म बनाएंगे, नई स्पीशीज बनाएंगे, तो हम क्या चाहेंगे कि उसके अंदर हमारे वाले गुण हो, जो हम चाहते हैं कि वो अधिक टेम्परेचर को सहन कर सके, उसकी खर्चे की लागत कम हो, ठीक है, अंडे देने की क्षमता अधिक हो। ठीक है, ये सभी हम चाहेंगे। क्लियर, फिर देखो, अगर हमें क्या
करना है, अंडे देने वाली मुर्गी या फिर जो आप जिससे आप मीट ले रहे हो उन मुर्गी का उत्पादन बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? उत्पादन बढ़ाना है तो आप सबसे पहले उनको ऐसी डाइट दोगे, उनको क्या करोगे? अच्छी डाइट दोगे। मतलब कुछ मुर्गी है जिस मुर्गी से मान लो ये वाली मुर्गी है, इससे आपको क्या चाहिए? अंडे चाहिए। तो आप इसको ऐसी डाइट दोगे कि अंडे में प्रोटीन वगैरह जो है वो अच्छी मात्रा में हो। वही अगर इस वाली मुर्गी को आपको क्या करना है? सेल करना है, मांस चाहिए, इससे मीट चाहिए, तो इसको आप क्या करोगे? कार्बोहाइड्रेट दोगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रिच डाइट दोगे, जिससे कि इसका जो मीट होगा फ्लैशी होगा। जब इसका मीट फ्लैशी होगा तभी तो वो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सेल होगा मार्केट में। तो अगर इनका उत्पादन बढ़ाना है तो इनकी डाइट अच्छी करनी होगी हमको। क्लियर है? तो डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। ठीक है, बॉयल चूजों की अच्छी वृद्धि व उनकी अच्छी आहार क्षमता दक्षता के लिए विटामिन से भरपूर आहार देते हैं। कैसा आहार देते हैं? विटामिन से भरपूर। और अगर इनका उत्पादन अधिक करना है तो हम चाहेंगे कि उनकी मृत्यु दर जो कम से कम हो, उनके पंख व मांस की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सावधानियां बरती जाएगी। उन्हें बॉयलर्स के रूप में उत्पादित किया जाता है और मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पाद प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियां बहुत ही आवश्यक है। इसके अंदर क्या होगा कि उसका आवास अच्छा रखेंगे, उसका टेम्परेचर अच्छा रखेंगे, वही सब बातें जो मैंने आपको बताई है। इसके साथ साथ उनका ध्यान रखेंगे उसमें कोई भी रोग वगैरह ना हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या है कि जो आपके लेयर्स होते हैं उनमें और जो बॉयलर्स होते हैं उनका भोजन कैसा होना चाहिए। जो लेयर्स होते हैं या फिर जिन मुर्गियों को आपने अंडे देने के लिए पाला है उनका भोजन कैसा होना चाहिए? एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया। बॉयलर्स का आहार में प्रोटीन वसा प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बॉयलर्स को अगर आप पालते हो तो आप उसे कैसी डाइट दोगे? आप उसे फैट रिच और आपकी प्रोटीन रिच डाइट दोगे, जिसके कारण उसका मांस जो होगा फ्लैशी होगा। फिर उसके बाद अगर आपने मुर्गी को अंडे के लिए पाला है तो आप उसे विटामिन रिच डाइट दोगे, जिसमें क्या होगा? आपका विटामिन ए और विटामिन की मात्रा अधिक होगी। क्लियर है? बिल्कुल इजी सा है, सिंपल सा है। क्लियर? और इसी के साथ आपका क्या होता है? ये आपका मुर्गी पालन कुक्कुट पालन खत्म होता है। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अगर आप मुर्गी से आपको क्या मिल सकती है? या तो मिल सकते हैं अंडे, उनको आप खा सकते हो, या फिर उसके मीट को खा सकते हो। अब अगर आपने मुर्गी को अंडे के लिए पाला है तो आप लेयर्स बोलोगे। अगर आपने उसको मांस के लिए पाला है, उसका मीट खाना है आपको, या फिर उसका मीट सेल करना है, तो आप उसको बॉयलर्स बोलोगे। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप इनको पाल रहे तो आप इनकी साफ सफाई की ध्यान रखना होगा, अच्छा डाइट देना होगा, ठीक है, और ध्यान रखना होगा कि इनमें कोई भी रोग ना हो। क्लियर है? बस यही बात है। और अगर आपने अंडे देने के लिए किसी भी मुर्गी को पाला है तो आप उसे कैसी डाइट दोगे? विटामिन रिच डाइट दोगे। अगर आपने किसी मुर्गी को मीट सेल करने के लिए या फिर उसके मीट को बेचने के लिए पाला है तो आप उसे प्रोटीन और फैट रिच डाइट दोगे। बस, और कुछ नहीं याद करना, सिंपल सा पॉइंट बस। ठीक है, अब बात करते हैं आपका मत्स्य पालन। इसमें मेनली क्या आता है? आपका मछली पालन आता है। क्या आता है? मछली पालन। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, मछली या तो समुद्र से लाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट समुद्र से मछली समुद्र में जाते हैं, मछली को पकड़ते हैं और उसको सेल करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, मछली को पालते हैं, फिर उसकी वृद्धि होती है संख्या में, फिर उसको बेचते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बस ये कुछ ऐसे डायग्राम है कि मछलियों को किस तरह से पाला जाता है, ठीक है, या फिर उनको कैसे पकड़ा जाता है। समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां होती है, डिस्कवरी तो सभी ने देखा होगा, ठीक है। हम लोग तो छोटे थे ना, जब डिस्कवरी देखते थे हमको बहुत मजा आता था। ठीक है, क्लियर? आप लोगों को भी आता होगा। देखो बात करते हैं, इसमें हमें मछली पालने की बात करनी है हमारे भोजन के लिए। अब क्या होता है कि कुछ लोग मछली को भी खाते हैं। अब मछली में क्या होता है? प्रोटीन अधिक होता है। देखो मैंने क्या बताया, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको दालें वगैरह खानी चाहिए, उससे आपको प्रोटीन मिलता है। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हो तो आपको मछली वगैरह खानी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है? प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है। तो हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में पंख युक्त मछलियां, कवच वाली मछलियां, प्रॉन, झींगा, मोलस्कस आदि सम्मिलित होते हैं। मछलियां प्राप्त करने की दो विधियां होती है, प्राकृतिक स्रोत से मछली को पकड़ना और मछली पालना। अगर आपने प्राकृतिक स्रोत से मछली को पकड़ा, मतलब किसी समुद्र से, तालाब से, महासागर से जाकर आपने वहां पर मछलियां हैं बहुत सारी, उसको पकड़ के लिया है, उसको सेल वगैरह कर दिया। मछली पालन क्या होता है? इसमें आपने मछलियों को खुद को पाला है। देखो कैसे, मैं आपको बताऊंगी। मछली संवर्धन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है कि मछलियां जो होती है कहां पर अधिक मिलती है? मछलियां जो होती है, मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल व ताजा जल होते हैं। ठीक है, अलवणीय जल में
नदियों तथा तालाबों में होता है। इसलिए मछली पकड़ना व मछली संवर्धन समुद्र व ताजे जल की पारिस्थितिक तंत्रों में किया जाता है। ज्यादातर मछलियां आपको कहाँ मिलेगी, या तो वो आपको समुद्री जल में मिलेगी या ताजे जल में मिलेगी। समुद्री जल कैसा होता है, अलवणीय होता है, आपका खारा पानी होता है, तो उसके अंदर आपको मछलियां अधिक मात्रा में मिलती है। भारत में समुद्री मछलियां संसाधन क्षेत्र आपका कितना है, 7,500 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। सर्वाधिक प्रचलित समूह समुद्री मछलियां पॉम्फ्रेट, मैक्रल, टूना, ये जो आपके नाम है। मछलियां, समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग किया जाता है। अब समुद्री मछलियां देखो, आपकी समुद्री मछलियां है, ये आपका प्राकृतिक स्रोत में आ जाता है, ठीक है। अब अगर आपको समुद्री मछली पकड़ना है तो वहां पर क्या होती है, बहुत सारी देखो मछलियों को पकड़ने के लिए नावों में पकड़ा जाता है। सैटेलाइट का यूज किया जाता है। प्रति ध्वनित से खुले समुद्र में मछलियों को पकड़ने के समूह को पता लगाया जाता है। देखो ये बहुत बड़ा समूह है। अब क्या होता है कि कुछ मशीन वगैरह काम में ली जाती है, जिससे पता लगाया जाता है कि यहाँ पर मछलियों का समूह है, फिर यहाँ पर जाल डाला जाता है और मछलियों को पकड़ा जाता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग करके मछली उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। फिर देखो बात करते हैं, कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों को समुद्री जल में संवर्धन भी किया जा सकता है। इनमें से प्रमुख है मुलेट, ये सब आपको नाम दे दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऑयस्टर, ठीक है। ऑयस्टर ध्यान से सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ऑयस्टर क्या होता है, ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब ये ऑयस्टर क्या होता है, देखो ये ऑयस्टर क्या होता है वो देखते हैं। ये होता है आपका ऑयस्टर। इसके अंदर आप देखो ना, इसके अंदर से क्या निकलता है, जब आप इसको खोलोगे तो आपको ऐसी सरफेस दिखाई देगी। इस सरफेस के अंदर से क्या निकलता है, एक मोती निकलता है, ठीक है। बचपन में सबने देखा होगा मेरे हिसाब से, कार्टून्स वगैरह में दिखाते हैं, ठीक है। तो इस ऑयस्टर से क्या निकलता है, मोती निकलता है। तो इस ऑयस्टर का पालन क्यों किया जाता है, मोती के लिए पाला जाता है इस ऑयस्टर को। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है, और इन प्रणाली द्वारा समुद्री संवर्धन मैरीकल्चर कहलाता है। अगर समुद्र में आप मछलियों को संवर्धन कर रहे हो तो उसे मैरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। फिर आता है अंतःस्थलीय मत्स्यगी या फिर इनलैंड फिशरीज। अगर आप अपने आसपास, जैसे कि आपके नाले हो गए, तालाब हो गए, पोखर हो गए, नदियां हो गई, उसके अंदर आपको मछलियों को पालना है, उनका संवर्धन करना है, तो उसकी बात होती है। तो उसमें भी आप कहाँ पाल सकते हो मछलियों को, आपकी देखो खारे जल के संसाधन, जहाँ समुद्री जल तथा ताजे जल मिश्रित होते हैं। ऐसा जल जहाँ पर एक तो खारे पानी की नदी आ रही है, ये खारे पानी की नदी आ रही है, ताजे पानी की नदी आ रही है, यहाँ पर जो इनका मिलने वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोला, लंगून बोला। यहाँ पर मछलियों का संवर्धन हो सकता है। अतः मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थलीय स्रोतों पर किया जाता है, जो उत्पादन अधिक नहीं हो पाता है। इन स्रोतों में अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा होता है। कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिश्रित मछली संवर्धन। ये क्या होता है कि यार जो भी पॉन्ड है, तालाब है, मान लीजिए पॉन्ड है, ये तालाब है, इस तालाब के अंदर आप एक मछली को संवर्धन नहीं करोगे, 4 या 5 मछलियों का संवर्धन करोगे। बट ये ध्यान रखोगे कि 5 मछलियां हैं, उनका भोजन जो है आपस में अलग अलग होना चाहिए। क्या बताया, तालाब के अंदर आप मिश्रित मछली पालन करोगे, मतलब बहुत सारी मछलियों को पालोगे, 5 से 6 प्रकार की मछलियों को पालोगे, परंतु उनका जो भोजन है सभी का अलग अलग होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर सभी का भोजन एक होगा तो वो आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे भोजन के लिए, और वो आपस में ही नष्ट हो जाएगी। तो देखो मछली संवर्धन में तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का उपयोग किया जाता है। जैसे कतला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है। आप देखो इंपॉर्टेंट है ये कतला मछली। अगर आपने क्या करी, 5 मछलियां पाली, 4 मछलियां पाली, जिसमें कतला मछली ने क्या करा, जल की सतह से अपना भोजन लिया। रोहू मछली ने क्या करा, तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लिया। मृगल वो कॉमन कार्प ने तालाब के तले से भोजन लिया। ग्रास कार्प खरपतवार खाती है। इस प्रकार से ये सभी मछलियां साथ रहकर भी बिना स्पर्धा करे अपना अपना आहार लेती है, और इससे तालाब में मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। अगर आपको मछली उत्पादन में वृद्धि करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, मिश्रित मछली उत्पादन कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी मछलियों को आप एक साथ संवर्धित कर सकते हैं, पाल सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि उनका सबका भोजन अलग अलग होना चाहिए। देखो एक मछली अपना भोजन ले रही है समुद्र के तल से, समुद्र के सतह से ले रही है, दूसरी समुद्र के मध्य से, तीसरी ले रही है समुद्र के तल से, और चौथी ले रही है आप समुद्र के खरपतवार से। तो क्या वो भोजन के लिए आपस में लड़ेंगे, जब नहीं लड़ेंगी, सब अपने अपने इलाके में जाएगी, अपना अपना भोजन खाएगी और वृद्धि करेगी, ठीक है। तो ये होता है आपका मछली पालन, ठीक है। बस इतना सही है मछली पालन। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मधुमक्खी पालन।
सिंपल सी बात है, मधुमक्खी क्यों पाली जाती है बेटा? मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? मोम मिलता है, ठीक है, मोम मिलता है, शहद मिलता है। इस शहद का उपयोग बहुत सारी दवाइयों में किया जाता है। जो भी आपकी वो आपकी मतलब जो भी क्या होता है ना, आजकल जो भी फेशियल्स वगैरह होते हैं या फिर स्किन से रिलेटेड ब्यूटी क्रीम्स वगैरह आती है, सबके अंदर क्या होता है आपका? सबके अंदर आपका शहद होता है। क्लियर है? तो मधुमक्खी से शहद मिलता है, उससे हम मधुमक्खी हमें क्या देती है? मोम देती है, शहद देती है। क्लियर है? तो इन सब के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है। अब मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, ठीक है, बहुत उपयोग होता है। दवाई में भी मधुमक्खी के शहद को काम में लिया जाता है। अतः इसके लिए मधुमक्खी पालना उद्यम एक विशेष उद्योग बन गया है, क्योंकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम है। अगर आप मधुमक्खी को पाल रहे हो तो आपको मतलब पैसा तो बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कि आप कोई भी बिजनेस वगैरह करते हो तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है पहले बहुत सारा। कोई भी बिजनेस वगैरह करते हो तो उसमें आपको बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड देन जाकर क्या होता है कि आपको प्रॉफिट मिलता है। तो इसके अगर आपको ये वाला बिजनेस करना है, मधुमक्खी पालनी, तो आपको इन्वेस्ट भी बहुत कम करना पड़ेगा। इसीलिए किसान इसे धनार्ज के अतिरिक्त साधन मानते हैं, मतलब पैसे कमाने का एक अतिरिक्त साधन है। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी की छत्ते से मोम का बहुत अच्छा स्रोत है। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में भी किया जाता है। फिर देखो, व्यवसायिक स्तर पर मधु उत्पाद के लिए देसी किस्म की मक्खी एपिस सराना इंडिका इंपॉर्टेंट है। एपिस इंडिका भी नाम याद कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है? भारतीय मधुमक्खी है। भारतीय का तो आपको नाम होना चाहिए एपिस इंडिका। एपिस डोर्सेटा क्या होती है? एक दूसरी मधुमक्खी है, एपिस फ्लेरिस का प्रयोग करते हैं। इटली की एक मधुमक्खी इंपॉर्टेंट है। इटली की एक मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा का उपयोग मधु उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर आपको मधु का मतलब मधुमक्खियों से मोम ज्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे? ये जो इटली की मधुमक्खी है एपिस मेलिफेरा, इसका यूज करोगे। क्यों? क्योंकि ये डंक भी बहुत कम मारती है और इसका जो शहद एकत्रित करने की क्षमता है ना, वो भी बहुत अधिक है। तो क्या होता है कि ये जो होती है, इसकी क्वालिटी देखो बताती हूँ। ये जो इटली की मधुमक्खी है ना, ये क्या करती है? मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है कि थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा शहद इकट्ठा करती है, डंक भी कम मारती है और अपने छत्ते में लंबे समय तक रहती है। जब वो अपने छत्ते में लंबे समय तक रहेगी तो ज्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा हमको? ज्यादा अमाउंट में हमको शहद मिलेगा। अतः प्रजनन तीव्रता से करती है। क्या करती है? प्रजनन तीव्रता से करेगी। संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो शहद ज्यादा मिलेगा। व्यवसायिक मधु उत्पाद के लिए मधुमक्खी वाटिका या मधुमक्खी फार्म बनाए जाते हैं। क्लियर है? फिर मधु की कीमत व गुणवत्ता मधुमक्खियों के चारागाह तथा उनको मधु को एकत्र करने की लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर होता है। अब देखो, बहुत सारे खेतों वगैरह से क्या करती है, मतलब अगर पास में क्या होगा, गार्डन वगैरह होगा और वहां पर आपने क्या करा है, इसका छत्ता लगाया है, तो वहां पर क्या होगा? आपको ज्यादा मिलेगा। उसको उत्पाद संसाधनों में सुधार पर निर्भर करता है। मधुमक्खियों फूलों से मरकन तथा परागकण एकत्र करती है। चारागाह में पर्याप्त उपलब्ध अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारण करती है। ये किस प्रकार की किस्म से वो मधुमक्खी अपना शहद ला रही है उस पर निर्भर करती है। क्लियर है? सिंपल सी बात है कि आपने मधुमक्खी को क्यों पाला? क्योंकि उसको आपको मिलता है शहद। शहद का उपयोग बहुत सारी दवाइयां वगैरह बनाने में किया जाता है। अब नाम याद रखने, एपिस इंडिका भारत वाली मधुमक्खी। अब अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हो तो आप कैसी मधुमक्खी का पालन करोगे? ऐसी मधुमक्खी का पालन करेंगे जिससे हमें शहद अधिक मात्रा में मिले, ठीक है, वो डंक कम मारे, प्रजनन अधिक करे, अपने छत्ते में अधिक समय तक रहे। और कौन सी मधुमक्खी है? आपकी इटली वाली मधुमक्खी है, एपिस मेलिफेरा। क्लियर? बस यही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया बेटा आपको? मैंने आपको बताया इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं। इस चैप्टर में हमें ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं ओवरऑल। देखो, ये 2 टॉपिक पढ़ने थे, दोनों टॉपिक हमने पढ़ लिए और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।